हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 गणित का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को हम लोग। तो सबसे पहले हम वार्तालाप करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे रेखा के बारे में। आप लोगों ने रेखा का नाम तो सुना ही है और आप रेखा को भली भांति पहचानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रेखा जो है वो बना देता हूं। स्टूडेंट, ये रेखा आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रही है, लेकिन इस रेखा पे जब हम दो बिंदुओं पे चर्चा करते हैं, जो चर्चा के हमारे बिंदु हैं वो मैं यहां लिख देता हूं जिन पे हमें चर्चा करनी है। चर्चा के बिंदु। प्रथम बिंदु जो मेरे पास है वो है परिमाण, या मैं बोल सकता हूं मापांक। दूसरा हमारे पास जो चर्चा का बिंदु है वो है दिशा। दिशा। तो अगर इस रेखा को जब हम देखते हैं स्टूडेंट, ये जो रेखा हमने खींची है, इसको देख के ये बता पाना मुश्किल है कि भाई ये जो है इसकी माप क्या है। ठीक है, अगर देख के नहीं बता सकते, नाप के आप बता सकते हैं, लेकिन देख के बता पाना ये मुश्किल है कि इसकी माप क्या है। अर्थात इस रेखा में जो है वो परिमाण का अभाव है। मापांक इसका अभी डिसाइड हम लोगों ने नहीं किया है, यानी निर्धारित नहीं किया है। अगर हम किसी रेखा का जो है वो माप निर्धारित कर दें, देखिए जैसे ये जो रेखा है इसका हम माप निर्धारित कर दें, यानी हम बोल दें कि यहां से बिंदु ए से लेके बी तक इस रेखा का जो माप है वो 5 इकाई है। कितना निर्धारित कर दिया? 5 इकाई हमने निर्धारित कर दिया। तो इस रेखा को हमने परिमाण दे दिया। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण हो वे हैं जो अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, तो हमारा यही समझाने का टॉपिक था कि अदिश राशियां क्या होती है। तो वे राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण हो, अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दिशा की ओर। स्टूडेंट, जब हम किसी रेखा को जो है परिमाण दे देंगे तो जो रेखा है वो रेखाखंड की तरह व्यवहार करेगी। वो रेखा से क्या बन जाएगी? एक रेखाखंड। ठीक है, तो ये जो AB है वो 5 इकाई का एक रेखाखंड हो गया। अब हम अगर इसी रेखाखंड AB को दिशा भी प्रदान कर दे। क्या प्रदान कर दे? दिशा। तो चलिए इसको हम दिशा प्रदान कर देते हैं। ये दिशा हमने इसको प्रदान कर दी। ठीक है, इस रेखाखंड AB का A जो है इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, और B जो है उसको हम बोलेंगे अंतिम बिंदु। ठीक, तो यहां पे हम देखते हैं कि जो दिशा है, दिशा जो यहां पे है वो कैसे? ए से बी की ओर हमने निर्धारित की है। हमने जो दिशा निर्धारित की है वो ए से बी की ओर निर्धारित की है। तो ये जो रेखाखंड AB है
यहां पे इसको हम केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट मान लीजिए आप, केस फर्स्ट स्थिति में ये रेखा थी, ये केस सेकंड स्थिति में ऐसा हुआ, और ये थर्ड केस जो हमने लिया थर्ड, ठीक है। तो ये जो हमारी रेखा है, सॉरी रेखाखंड है ए बी, उसको हमने दिशा प्रदान कर दी, जिसमें मापांक पहले से है निर्धारित 5 इकाई। तो ऐसी राशियां, कहने का हमारा मतलब ये है कि ऐसी राशियां जिनमें परिमाण भी हो, अर्थात उनकी माप हो, एक निश्चित माप हो, एवं उनमें एक निश्चित दिशा हो, वे राशियां जो है वो हमारी सदिश राशियां होती है। देखिए किस प्रकार की राशियां, तो डेफिनेशन बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। तो वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, वे क्या कहलाएंगी, अदिश राशियां। और अदिश राशियां कौन कौन सी होती है, देखिए बिल्कुल लंबाई, समय, दूरी, गति, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, धन, वोल्टता, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, तापमान, प्रतिरोध, ये जो सभी हमने लिखी हैं ये सारी की सारी अदिश राशियां हैं। बोला सर ऐसा क्यों, क्योंकि इनके अंदर आप देखिए सभी के अंदर केवल परिमाण का बोध हो रहा है, यहां पे दिशा का बोध नहीं हो रहा। बोला सर धन लेते हैं, बिल्कुल आप धन को ले लीजिए इनमें से। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं जो है 5 करोड़ का मालिक हूं, ठीक है, या मैं 500 रुपए का मालिक हूं, या मैं 10 रुपए का मालिक हूं। लेकिन आप ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भाई ये जो 10 रुपए हैं वो मैंने उत्तर दिशा में कमाए, ये 10 रुपए जो मैंने दक्षिण दिशा में कमाए। यहां पे आप धन को जो है दिशा के साथ नहीं जोड़ सकते, ठीक है, धन में केवल परिमाण ही रहेगा। आप लोगों ने सुना है कि ये जो अमुक व्यक्ति है ये अरबपति है, इतने अरब का मालिक है। आपने कभी ऐसा सुना है कि ये जो अमुक व्यक्ति है 5 अरब उत्तर दिशा का मालिक है? नहीं, ऐसा नहीं सुना। तो केवल इनमें क्या है, परिमाण का बोध है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट सदिश राशियां, तो वह राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है सदिश कहलाती है। जैसे यहां पे केस नंबर 3 में हमने समझा, ठीक है, कि ये जो रेखाखंड है इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये सदिश का बोध करवाते हैं। और यहां पे जो है केवल केस सेकंड में परिमाण है, दिशा नहीं है, इसलिए ये जो है वो अदिश राशि का बोध करवा रहा है। सदिश राशियां, विस्थापन, बिल्कुल विस्थापन को हम समझ लेते हैं। बोले सर विस्थापन सदिश कैसे होगा, देखिए इसी केस 3 से समझते हैं हम, या यहां बना देते हैं यहां कि भाई मेरे ये कोई समतल है, एक समतल बना देते हैं हम, यानी तल बोल देते हैं इसको। ये हमारा एक तल है, ठीक है, इस पे हमारे पास यहां पे कोई एक वस्तु रखी है पॉइंट ए पे, ठीक है। जब हम इस पे धक्का लगाएं यानी बल लगाएंगे, ठीक है, तो ये विस्थापित होगी। अगर हम इस पर बल जो है इस दिशा में लगाएंगे तो ये इस दिशा में विस्थापित होगी, ठीक है। तो जैसे भी हमने बल लगाया, ठीक है, तो ये इस दिशा में विस्थापित हो गई। तो ये बिंदु कौन से पे आ गई, बी पे आ गई। कहां पे आ गई, बी पे। तो इसका जो विस्थापन हुआ वो ए से बी हुआ, ठीक है। तो जो है इसको विस्थापित करने के लिए हमें बल लगाना पड़ा या खींचना पड़ा। तो विस्थापन, वेग, ठीक है, संवेग, त्वरण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और भार, ये सभी जो है वो सदिश राशियां हैं, क्योंकि इन सभी में आप देखेंगे तो परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है। फिजिक्स में आप ये पढ़ने भी वाले हैं सारी चीजें, और कक्षा 9th में आप पढ़ भी चुके हैं इनमें से विस्थापन, वेग, त्वरण और संवेग। तो और भार, ठीक है। बोला सर भार कैसे होता है, भार में दिशा का बोध कैसे होता है, ये हमें बता दीजिए। भाई देखिए भार में दिशा का बोध सामान्य बात करते हैं। मैंने 50 किलो वेट लिया, ठीक है, अपने सिर पर रखा, ठीक है, तो आपको भार किस दिशा में महसूस होगा, आप बताइए, आपको ऊपर की ओर या नीचे की ओर? आप कहेंगे सर
हमें टांगों पे वजन लग रहा है। भैया टांगों पे क्यों लग रहा है? ऊपर तो बहुत सी जगह पड़ी है, ऊपर भी लगना चाहिए था। नहीं सर, ऊपर नहीं लग रहा, हमें पैरों पे वजन लग रहा है। हाँ है ना, या शरीर का जो अन्य भाग है वो हमारा वजन महसूस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो जो वजन है, भार है, उसने दिशा का बोध करवाया या नहीं करवाया? आप कहेंगे सर निश्चित रूप से उसने दिशा का बोध करवाया। तो 50 केजी तो वो है और उसकी दिशा भी है। ठीक, यानी उसने, सामान्य भाषा में हम बोल सकते हैं कि उसने आपको वजन जो है 50 केजी, उसने आपको भार महसूस करवाया। लेकिन किस दिशा में करवाया? नीचे की ओर। तो देखिए, जैसे हम लोग यहां बना देते हैं कि यहां पे जब हम वेट रखेंगे, ये जो एक कोई भार है W 50 केजी रखा हुआ है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, दिशा। ये जो हमने बनाया है एक टेबल है, ये जो सरफेस है मान लीजिए किसी टेबल का है, ये सरफेस जो है, सतह जो है वो किसी टेबल का है, और उस पर अगर 50 केजी वेट रखा हुआ है तो जो भार है उसकी दिशा नीचे की तरफ जानी है। स्वाभाविक बात है, आप फिजिक्स में ऐसा पढ़ते हैं। तो वे राशियां जिनके अंदर परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो राशि को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि इनमें केवल परिमाण है या दिशा का भी बोध हो रहा है। तो बढ़ते नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, वो है मात्रक सदिश। देखिए स्टूडेंट, मात्रक सदिश ये अच्छा टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से। अब स्टूडेंट, हमने दो बातें अभी तक पढ़ ली। एक तो कि भाई सदिश और अदिश का डेफिनेशन, ठीक है। अब हम सदिशों के प्रकार पढ़ रहे हैं, और उनके सदिशों के प्रकार में जो फर्स्ट टाइप है वो है मात्रक सदिश। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक सदिश को समझते हैं। स्टूडेंट, मान लीजिए मेरे पास एक सदिश है, ये जिसका प्रारंभिक बिंदु में ए दे देता हूं, और इसका अंतिम बिंदु जो है ये बी है, और मैं यहां मेंशन कर देता हूं कि ए जो है प्रारंभिक बिंदु है और बी जो है वो अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु है। ठीक, और मैं ऐसे मान लेता हूं कि ये जो ए बी सदिश है इसका परिमाण जो है वो 5 इकाई है। कितना इकाई है? 5 इकाई है। ठीक है, अब ये जो 5 इकाई है इसको हम 5 भागों में बांट लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और प्रत्येक भाग जो है वो डायरेक्शन ये है। ठीक है, डायरेक्शन हमने ये दे रखा है। वो प्रत्येक भाग जो है वो 1 इकाई का है, 1 इकाई का है। फिर से समझिए, इसमें हमारे पास एक सदिश ए बी सदिश है जिसका परिमाण जो है हमने 5 इकाई लिया है। तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो है कि भाई ये जो सदिश है ए बी सदिश, ये है 5 इकाई के बराबर। ए बी सदिश बराबर कितना हो गया? 5 इकाई। ठीक है स्टूडेंट, अब आप कहेंगे ठीक है, लेकिन यहां पे जो 5 इकाई है वो क्या है? वो ए बी सदिश का क्या है? परिमाण है। ठीक है, तो ये जो 5 इकाई है ये ए बी सदिश का परिमाण है। तो परिमाण को आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ए बी सदिश इसका परिमाण बराबर 5 इकाई। ठीक, इसको समझिए दोबारा से कि भाई ए बी सदिश है वो 5 इकाई के बराबर है।
लेकिन ये 5 इकाई क्या है, ए बी सदिश का क्या है, परिमाण है। क्या है, परिमाण है। तो आप क्या करें, अगर मैं दोनों पक्ष में, यहां पे दोनों पक्ष में 5 का भाग दे दूं, तो आप ऐसे लिखेंगे ए बी सदिश बट्टे 5 बराबर 1। यानी मैंने दोनों पक्षों में यहां 5 से भाग डाल दिया। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। अब जो 5 है वो इस सदिश का परिमाण है, तो 5 इकाई की जगह मैं एफ बी का परिमाण लिख सकता हूं। तो मैं यहां आगे जो लिख दूंगा, ए बी सदिश बट्टे ए बी का परिमाण बराबर कितना, 1, बराबर कितना, 1। ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो, ठीक है, वह मात्रक सदिश कहलाता है। पुनः सुनिए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो वह मात्रक सदिश कहलाता है। उसे हम लोग बेसिकली जो है ए कैप से लिखते हैं। अगर सदिश मेरा ए सदिश है तो उसे हम मात्रक सदिश की स्थिति में ए कैप से लिखेंगे। लेकिन यहां पे हमारा जो सदिश है वो ए बी सदिश है। कौन सा है, ए बी सदिश। इसलिए हम लोग जो है इसको लिखेंगे ए बी कैप, ए बी कैप। और जो मात्रक सदिश का परिमाण होता है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी सदिश लिख सकते हैं, क्योंकि मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है। और उसको हम मात्रक सदिश को किससे दर्शाते हैं, ए कैप से दर्शाते हैं। तो यहां पे लिख दीजिए आप ए बी सदिश का कैप। तो ये हो गया ए बी कैप इज इक्वल टू ए बी सदिश बट्टे ए बी का परिमाण, ए बी सदिश का परिमाण। ये आपका हो गया मात्रक सदिश का फॉर्मूला। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, आप लोगों के अच्छे से काम आने वाला है। तो फिर से एक बार इसको पुनः रिवाइज कर लेते हैं, हो सकता है समझने में आपके कुछ असुविधाएं रही होंगी। देखिए स्टूडेंट, हमने सबसे पहले एक ए बी सदिश लिया और ये जो है वो 5 इकाई, 6 इकाई, 10 इकाई, 15 इकाई कितना भी हो सकता है, आप याद रखें। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 इकाई माना है। तो ए बी सदिश बराबर है किसके, 5 इकाई के। लेकिन ये जो 5 इकाई है ये ए बी सदिश का क्या है, इसका माप है, अर्थात इसका क्या है, परिमाण है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों पक्षों में 5 से भाग लगाया। तो ठीक है, ये 5 यहाँ नीचे आ गया, यहाँ 1 बन गया। और 5 चूंकि ए बी सदिश का परिमाण है इसलिए हमने 5 की जगह लिख दिया ए बी का परिमाण। यहां पे हमारे पास 1 हुआ। तो वह सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई के बराबर हो उसे हम मात्रक सदिश कहते हैं। और अगर सदिश ए सदिश है तो मात्रक सदिश ए कैप होगा। यानी आपको जो भी सदिश आपके पास है, जैसे हमारे पास ए बी है तो हमने उसको लिख देंगे ए बी का कैप, यानी 1 की जगह हमने लिख दिया ए बी का कैप। ये हो गया अपना मात्रक सदिश। अब आपको कोई सदिश अगर स्टूडेंट परीक्षा में दे रखा हो, ठीक है, और पूछे कि इसका मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है, जैसे मुझे एक सदिश दे दे, मान लीजिए, पहले मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सदिश बनाना बताता हूं, स्थिति सदिश, कि अभी तो हमने आपको सदिश बनाना ही नहीं बताया। तो आगे का जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट वो है स्थिति सदिश। कौन सा है, स्थिति सदिश। तो देखिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसको हम लोग। स्टूडेंट, हमने कक्षा 11 में जो है वो त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं। और फिर हम यहाँ पे 3 डायमेंशन में ये जो है जो ग्राफ हम बना रहे हैं 3 डायमेंशन में बना रहे हैं। और 3 डायमेंशन में आपको पता ही है कि ये जो है इसको हम x,
एक्स मान रहे हैं, ये वाई एक्स मान रहे हैं और ये जेड एक्स मान रहे हैं। बेसिकली ये जो जेड एक्स है वो ऐसे हमने सिर्फ बोर्ड पे दिखाया है, ऐसा नहीं होता है, ये वास्तव में इस प्रकार है। किस प्रकार है? ऐसे होता है, आपको पता ही है। ठीक है स्टूडेंट, किस प्रकार से होता है कि भाई ये बोर्ड से बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है, और बाहर की तरफ तो हम दिखा नहीं सकते, तो हमने इसको ऐसे दिखाया। अब स्टूडेंट ये जो है ये हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है, जिसके निर्देशांक आपको पता है 0 0 और 0 है। ठीक है, अब स्टूडेंट जो ये एक्स एक्स है इसकी दिशा में, एक्स एक्स की दिशा में जो है वो मात्रक सदिश जो है वो हमेशा याद रखें आई कैप होगा। क्या होगा? आई कैप। यानी ये एक्स आई कैप जो है एक्स एक्स की दिशा में मात्रक सदिश है, अर्थात इसका परिमाण 1 है। इसी प्रकार वाई एक्स की दिशा में जो है मात्रक सदिश जे कैप, और जेड एक्स की दिशा में जो है मात्रक सदिश स्टूडेंट के कैप होगा। ठीक है, ये तीन बातें आपको भली भांति पता होना चाहिए कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं। आई कैप एक्स एक्स की दिशा में मात्रक सदिश, ठीक, जे कैप वाई एक्स की दिशा में मात्रक सदिश, और के कैप जो है जेड एक्स की दिशा में मात्रक सदिश होगा। और मात्रक सदिश क्या होता है? वह सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई के बराबर हो उसे हम मात्रक सदिश कहते हैं। अभी हमने यहां बढ़ाया। अब स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास यहां पे स्पेस में, ठीक है, ये स्पेस के अंदर है, ये बिंदु जो है, ये जो बिंदु है यहां पे बोर्ड पे नहीं है, ये स्पेस में है। मान लीजिए एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है जिसके जो है बिंदु में मान रहा हूं 4 5 और 6 मान लेता हूं समझाने के लिए। तो देखिए कैसे होगा, इस P पॉइंट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। पहले देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट जो है यानी पहला जो निर्देशांक है वो x का है। किसका है? x का। आपने ग्राफ में देखा है सामान्य बात में, तो हम x पे बोला सर ये प्लस के ही क्यों लिए? भाई आप 3 डायमेंशन में पढ़ चुके हैं कि वहां पे जो है कितने तल होते हैं आपको भी पता है, तो आप जो है वो 8 तल होते हैं। ठीक है, उन 8 तल में से कोई भी ले सकते हैं। तो भाई ये फर्स्ट तल का है, तो भाई इधर मैं चलूंगा, कितना चलूंगा? 4 चलूंगा। तो x पे सपोज कर लीजिए मैं यहां 4 चला, ठीक भाई, आगे चले गए थोड़ा, हम लोग x पे कितने चले? 4 चल गए यहां तक। अब मुझे y पे कितना चलना है? 5 चलना है, तो y पे मैं चलूंगा 5। ठीक है, यानी x पे पहले मैं 4 इकाई दूरी चला, फिर मैं y पे 5 इकाई दूरी मैंने तय कर ली। अब मैं यहां y आया। अब z के लिए देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि z जो है ऐसे नहीं है स्टूडेंट, z ऐसे है। ठीक है, तो z के लिए इस डायरेक्शन में आप कितना आएंगे? 6 इकाई आएंगे। कितना आएंगे? तो ये जो पॉइंट है ये यहां है, यहां है, और इस पॉइंट को हमने यहां दिखा रखा है, यानी ये स्पेस में। फिर से समझिए, ठीक है, देखिए ये जो बिंदु है 4 5 6, ये बेशक फर्स्ट तल का है, ठीक है, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड पे नहीं है, ये सिर्फ मैंने बनाया है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैं 4 इकाई चलूंगा, यहां तक हम 4 इकाई चले। क्लियर स्टूडेंट? ये एक्स पे चल गए, ठीक है, और ये ब्लैक बोर्ड पे ही है। ठीक, फिर हम 5 इकाई चले, ये भी ब्लैक बोर्ड पे ही है। ठीक है, बट जैसे ही हम यहां पहुंचे तो हमें चलना है 6 इकाई। वो किस पे चलना है? जेड एक्स पे चलना है। और मैंने पहले ही कहा कि जेड एक्स को हमने ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ दिखाने के लिए बना रखा है। जेड एक्स इस डायरेक्शन में ऐसे ही तो निकला है बाहर की तरफ, ये से नो, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से हम ऐसे वाइटनर रखा और कितना इकाई चलेंगे? 6 इकाई। सपोज कीजिए यहां है, तो ये बिंदु यहां हमारे पास है हाथ पे, ठीक, तो ये निर्देशांक, तो यहां पे कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट तक जो मैंने यहां दिखा रहा हूं पहुंचने का एक तरीका और हो सकता है। बोला सर कैसे? वो तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट कि वो तरीका वो ये है कि अगर हम ओरिजिन यानी मूल बिंदु को डायरेक्टली इस पॉइंट से मिला दें तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम दूरी। क्या बोलेंगे? न्यूनतम दूरी। ठीक है, फिर से देखिए, यानी ये जो है फाइनली मैं यहां आके रुका,
तो इस पॉइंट तक पहुंचने का तरीका यह कि अगर मैं इस पॉइंट को डायरेक्ट यहां मिला दूं तो मैं P तक पहुंच सकता हूं। ठीक है भाई स्टूडेंट, क्लियर? तो ये इसका हो गया स्थिति सदिश। ठीक, तो इसको आप स्थिति सदिश को कैसे लिखेंगे? दिशा देखिए, हम कहां से गए? O से किसकी तरफ गए? P की तरफ गए। तो इसको लिखेंगे, डायरेक्शन ये दे दी हमने, और इसको लिखा O से P की ओर स्थिति सदिश OP सदिश। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर। फिर सुनिए, स्थिति सदिश को कैसे दिखाएंगे? पहले प्रारंभिक बिंदु, फिर अंतिम बिंदु, और उस पर हमने सदिश लगा दिया है। अब OP का स्थिति सदिश आप निकालेंगे कैसे? OP का स्थिति सदिश कैसे निकालेंगे? देखिए स्टूडेंट, आपको सबसे पहले इसका x का निर्देशांक अंतिम बिंदु का वो लिखना है, वो हमने लिख लिया। ठीक है, फिर आपको जो है प्रारंभिक बिंदु के x के निर्देशांक को उसमें से घटाना है। साथ में जो है x उसका इकाई सदिश लिखना है गुणा में, तो i कैप, प्लस फिर y का जो निर्देशांक है वो लिखना है अंतिम बिंदु का। किसका? पहले अंतिम बिंदु का लिखा जाएगा। फिर एक यहां पे जो बिंदु है O, उसमें y का निर्देशांक है, उसको घटाइए प्रारंभिक बिंदु का। किसका? प्रारंभिक बिंदु का। यानी आपको अंतिम बिंदु के निर्देशांक में से प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांकों को घटाना है, लेकिन x वाले में से x वाले को, y वाले में से y वाले को, और z वाले में से z वाले को। और साथ में गुणा में आपको x के साथ x का इकाई सदिश, y के साथ y का इकाई सदिश, और z के साथ z, यानी z के निर्देशांक के साथ z का इकाई सदिश लिखना है। तो यहाँ पे y का निर्देशांक अंतिम बिंदु का 5 और यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु का 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और साथ में इकाई सदिश y का j कैप, प्लस 6 माइनस 0, यानी अंतिम बिंदु का निर्देशांक माइनस प्रारंभिक बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, और साथ में जो है z का इकाई सदिश जो होता है k कैप। तो देखिए स्टूडेंट, OP सदिश बराबर ये हो गया 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 6 k कैप। ये आपका जो सदिश आया है इसको हम स्थिति सदिश बोलेंगे। ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिति सदिश OP सदिश बोलेंगे। निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अंतिम बिंदु के निर्देशांक में से प्रारंभिक बिंदु का निर्देशांक आपको घटाना है। ठीक है, और x वाले में से x वाला, y में से y, और z में से z का ही घटाना है। साथ में आपको x वाले के साथ जो है x का इकाई सदिश, y वाले के साथ y का इकाई सदिश, और z वाले के साथ z का इकाई सदिश मेंशन करना है। अब स्टूडेंट इसका परिमाण भी हम निकाल लें। तो परिमाण कैसे निकलेगा? देखिए स्टूडेंट, यानी परिमाण का मतलब हो गया OP दूरी। OP दूरी कैसे निकलेगी? तो बिल्कुल हम लोगों ने त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में दूरी निकालना सीखा है, तो बिल्कुल वही दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। 4 माइनस 0 इसका वर्ग प्लस 5 माइनस 0 इसका वर्ग, हाँ या ना? ठीक है, और 6 माइनस 0 इसका वर्ग, 6 माइनस 0 इसका वर्ग कर देंगे हम लोग। 1 मिनट, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो 6 माइनस 0 इसका वर्ग, और ये यहां पे लग जाएगा आपका अंडर रूट। तो दूरी जो है, और OP दूरी को क्या लिख सकते हैं? OP सदिश का मापांक। यही तो देखिए, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। 4 का वर्ग जो है आपके पास यहां आ जाएगा 16, 5 का 25, 6 का 36। ठीक है, तो इसका जो मापांक आपके पास आएगा, सारों को जोड़ लीजिए आप लोग। OP सदिश का मापांक जोड़ेंगे तो स्टूडेंट देखिए
6 6 12, 12 और 5 17 का 7, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7। दोबारा से क्लियर करते हैं। 6 और 6 12, 12 5 17 का 7, हासिल 1, 4 2 6 1 7, तो अंडर रूट 77। ये आपका इकाई, ये आपका परिमाण आ गया। इस प्रकार से हम परिमाण निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो जब आपको मान लीजिए ऐसे बोले कि ओपी सदिश आपको दे रखा हो परीक्षा में ये, और आपको बोले कि इसका जो है मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मात्रक सदिश। देन आपको क्या करना है, कैसे निकलेगा मात्रक सदिश? ओपी कैप, मात्रक सदिश का फॉर्मूला ओपी कैप यहीं पे तो बनाया, बराबर ओपी सदिश बट्टे ओपी सदिश का परिमाण, ओपी सदिश का परिमाण। ठीक है स्टूडेंट। अब ओपी सदिश आपके पास ये रहा ऊपर 4 आई कैफ प्लस 5 जे कैफ प्लस 6 के कैफ, और नीचे लिख दीजिए परिमाण जो कितना है अंडर रूट 77। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ये था हमारा स्टूडेंट स्थिति सदिश और मात्रक सदिश का अध्ययन। स्टूडेंट हमने अभी तक दो ही प्रकार के सदिशों का अध्ययन कर लिया, एक स्थिति सदिश और एक मात्रक सदिश का। अब हम बढ़ते हैं आगे की और नेक्स्ट शून्य सदिश। शून्य सदिश तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, शून्य सदिश पढ़ते हैं इसे। शून्य सदिश का मतलब है ऐसा कोई सदिश जिसका परिमाण 0 हो। ठीक है, तो इसकी खास खास बातें हम यहां मेंशन कर देते हैं शून्य सदिश की। सबसे पहली बात तो शून्य सदिश का परिमाण क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और दूसरी खास बात इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु ये दोनों संपाती होते हैं, यानी एक ही स्थान पे होते हैं। ठीक है, इसलिए चूंकि इसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं तो इसलिए इसमें दिशा का कोई विशेष महत्व नहीं होता। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स वो मैं यहां लिख देता हूं। परिमाण शून्य होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, ये कोई मेरे पास एक बिंदु है जिसको स्टूडेंट मैंने ए नाम दिया। ठीक है, और ये जो है मेरे पास बी बिंदु है, और मेरे पास कोई स्थिति सदिश जो है वो मेरे पास है ए बी सदिश। ये मेरे पास कोई है, ये डायरेक्शन है, और मेरा जो है प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु बी है, और सदिश जो है वो मेरा ए बी सदिश है। अब स्टूडेंट शून्य सदिश में बेसिकली होता क्या है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक जगह ही होते हैं। ठीक है, यानी ये शून्य सदिश है, यानी इस दोनों क्या हो जाएंगे? संपाती। तो यहां लिख देते हैं, यानी यहां लिखता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। शून्य सदिश में प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु क्या होते हैं? संपाती होते हैं, यानी दोनों एक ही स्थान पे होते हैं। यानी शून्य सदिश एक डॉट ऐसे पॉइंट की तरह होगा। ठीक है, तो बोला सर फिर दर्शाते कैसे? तो मान लीजिए ये बिंदु आपका अगर ए है
तो इस शून्य सदिश को लिखने ए ही स्टार्टिंग पॉइंट और ए ही एंडिंग पॉइंट, तो ऐसे लिखेंगे भाई, ये ए ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये शून्य सदिश है। बोला तो सर ये ए ना हो कि बी हो, तो अगर ये पॉइंट आपका जो है वो स्टूडेंट, अगर आप इसको बी माने तो प्रारंभिक बिंदु भी बी और अंतिम बिंदु भी बी, तो ये शून्य सदिश को दर्शाने का तरीका हो गया। तो इसमें दिशा का कोई खास महत्व नहीं होता, क्योंकि इसका परिमाण सदैव 0 रहने वाला है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों समपाती होते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा है ए से ए, बी से बी, इसका मतलब ये शून्य सदिश है बिल्कुल। तो इस ज्यादा अच्छा है, ये याद रखें इसको। नेक्स्ट समान सदिश, बिल्कुल ये बहुत ही जबरदस्त आपको याद रखना है, समझना भी है। समान सदिश, इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। समान सदिश को समझने से पहले मैं आपके लिए 2 सदिश लिख देता हूं। माना मेरे पास 2 सदिश हैं, एक सदिश है ए बी सदिश, ठीक है, जो मेरे पास है 4 आई कैफ प्लस 6 जे कैफ प्लस 7 के कैफ। और ए बी सदिश का मतलब है कि ये ए से बी की ओर है। ये तो हमने अभी स्थिति सदिश में पढ़ा है, तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास ये कोई सदिश है। दूसरा स्टूडेंट मेरे पास एक सदिश और है, पी क्यू सदिश। ये भी मेरे पास मान लीजिए 4 आई कैफ प्लस 6 जे कैफ प्लस 7 के कैफ है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात, 2 सदिशों के समान होने के लिए क्या आवश्यक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों के आई कैप के जो गुणांक हैं वो, और जे कैप के गुणांक, के कैप के गुणांक, हाँ या ना, ये समान है। तो जो यहां पे मैं लिख देता हूं, मेरे पास मान लीजिए एक सदिश ए बी, ऐसे लिखता हूं, यहां पे दूसरी लैंग्वेज में लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं x1 आई कैफ प्लस x2 जे कैफ x3 के कैफ। एक तो ये है, और दूसरा PQ जो है सदिश, वो मेरे पास है A1 आई कैफ A2 जे कैफ और A3 के कैफ, ये है, ठीक है भाई। अब ये दोनों सदिश जो है वो समान सदिश होंगे। वो कब हो सकते हैं, वो एक स्थिति में होंगे, समान होने की स्थिति, समान सदिश होने के लिए क्या आवश्यक है वो मैं यहां मेंशन कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट, समान सदिश होने के लिए जो है x1 जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, a1 के। x2 जो है वो बराबर होना चाहिए a2 के, और x3 जो है वो बराबर होना चाहिए a3 के। ये समान सदिश होने के लिए आवश्यक कंडीशन है। यानी 2 सदिश सभी समान होंगे जब उनके जो है आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं वो दोनों के सेम हो। तो यहां पे तो ये दोनों क्या है, समान सदिश हैं। क्या है, समान सदिश है। अब मैं 2 सदिश और लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं आपके लिए एक सदिश आर एस बराबर 4 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है भाई। और दूसरा लिख देता हूं टिप्पी सदिश, और ऐसे बोलता हूं ये जो है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये दोनों जो सदिश हैं, क्या ये जो है, मुझे ऐसे बताइए कि ये समान सदिश है। तो आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए आई कैप का गुणांक 4 है, यहां आई कैप का 3 है, जबकि स्थिति क्या है कि दोनों के जो आई कैप के गुणांक हैं वो इक्वल होने चाहिए, जे कैप के गुणांक इक्वल के कैप के इक्वल होना चाहिए, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे भी नहीं है। तो आर एस सदिश
वह टीपी सदिश समान सदिश नहीं है, नहीं है। क्लियर एवरीवन? ये समान सदिश नहीं है। ये दोनों जो है, ये बिल्कुल दोनों जो है समान सदिश है। कैसे हैं? समान सदिश। और रीजन आपके सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल स्टूडेंट रीजन यहां पे लिखा हुआ है। तो किन्हीं भी दो सदिशों के समान सदिश होने के लिए आवश्यक है कि उनके आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं दोनों सदिशों के, वो इक्वल होने चाहिए। बस अब पढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। आगे का जो सदिश है स्टूडेंट हमारे पास है संरेख सदिश। संरेख सदिश, देखिए स्टूडेंट, दो सदिश हमें दे रखे हैं और ये बोला गया कि जांच कीजिए कि ये संरेख सदिश है या नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो सदिश संरेख कब होते हैं। तो दो सदिश संरेख उस स्थिति में होंगे जब वो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। तो समझते हैं इसको, कैसे हमें पता चलेगा कि संरेख है या नहीं। स्टूडेंट मान लेते हैं कि माना, भाई हमें कब पता चलेगा कि ये दोनों समांतर हैं? डेफिनेशन तो हमें पता है कि दो सदिश एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों। ठीक है, तो दिए गए दोनों सदिश क्या होंगे, संरेख सदिश होंगे। अब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर तब होती है जब एक की ओर अंतःकोण का योग 180 है। तो यहाँ पे कौन सा कोण देगा? देखिए, तो अलग अलग तरीके हैं, आपने पढ़ा भी है, लाइनों के अंदर की दो लाइनें समांतर कब होती, उसी देखते हैं। माना एक सदिश स्टूडेंट हमारे पास है PQ सदिश, जो है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और दूसरा सदिश स्टूडेंट हमारे पास मान लीजिए RS सदिश है, जो हमारे पास है 8i कैप 12j कैप 16k कैप। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि ये दो सदिश हैं, बताओ भाई संरेख सदिश हैं, समान हैं, कैसे हैं? तो सबसे पहले शून्य सदिश तो ये है नहीं। समान सदिश इसलिए नहीं है क्योंकि इसका आई कैप का गुणांक 2 है, यहां पे 8 है, दोनों बराबर नहीं है। तो परिमाण और दिशा, जो समान सदिश होता है उसमें परिमाण और दिशा बराबर होते हैं, तो भाई परिमाण ही बराबर नहीं है। ठीक है, अब आगे यहां पे बात करते हैं स्टूडेंट, ये जो RS सदिश मेरे को दे रखा है, इसमें से देखिए अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, कितना कॉमन ले लूं? 4, तो ये बनेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कुछ ऐसा बन गया। ठीक है भाई, और ये जो है, ये यही जो है वो PQ सदिश है। तो यहां पे मैं इसकी जगह जो है, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं RS इज इक्वल टू 4PQ, 4PQ। यस या नो? तो दो सदिश अगर समांतर हैं तो वो पता कैसे चलेगा? उस दो सदिश समांतर हैं तो उनका पता चलाने का सिंपल सा तरीका है, वो एक दूसरे के n गुणा होंगे। एक दूसरे के n गुणा, कोई सा किसी का भी n गुणा हो सकता है। यहां पे देखिए जो RS सदिश है वो 4 गुणा है किसका? PQ का। तो बिल्कुल यहां पे इसकी जगह आप लेमडा लिख दीजिए। ठीक है, और मान लेते हैं हमारे पास एक सदिश A सदिश और दूसरा सदिश B सदिश है। ठीक है, तो इनके समांतर होने की कंडीशन ये है स्टूडेंट कि A सदिश इज इक्वल टू लेमडा B सदिश, ये इनके समांतर होने की कंडीशन हो जाएगी स्टूडेंट। बोला सर कैसे? भाई हमने अभी तो बताया कि ये दो सदिश हैं,
हम सैरिक सदिश पढ़ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन हमने बोला ना कि सैरिक सदिश होने के लिए दोनों सदिशों का समांतर होना आवश्यक है। लेकिन समांतर जांच कैसे करेंगे? ठीक है, डेफिनेशन से थोड़ी होगा। तो हमने दो सदिश लिख दिए, सेकंड में से देखिए 4 को बना रहा है, तो बना क्या वास्तव में ये स्थिति बन रही। इसका मतलब क्या है कि ये आर एस सदिश जो है वो 4 गुना है किसका? PQ का। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो समांतर है, और समांतर है तो क्या है? सैरिक। तो मान लेते हैं एक सदिश ए सदिश, दूसरा बी सदिश, ठीक है, और दोनों समांतर हैं, समांतर हैं, ठीक है। ए सदिश और बी सदिश दोनों क्या है? समांतर है। तो भैया लिखेंगे कैसे? हम लिख सकते हैं ए सदिश इक्वल्स टू लैम्डा बी सदिश। ये समांतर का कंडीशन है, ये समांतर के लिए लिखा गया कंडीशन है। किसके लिए? समांतर के लिए, दो सदिशों को समांतर में लिखना हो तो, ठीक है। यानी ऐसा स्थिति बने जो यहां बन रहा है, देन वो समांतर होंगे, और समांतर हैं तो सैरिक होंगे। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। और ये चीजें हम अभी 10.2 का पढ़ रहे हैं, लेकिन 10.1 में थ्योरेटिकल ज्यादा देर का है तो बच्चों को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको मैथमेटिकल बनाने का प्रयास किया शुरू से ही। स आदिम, अच्छा है, स आदिम सदिश, स है आदिम सदिश। देखिए स्टूडेंट, आपके लिखा है बुक में कि अगर किन्हीं भी दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, देन वो स आदिम सदिश कहलाएंगे। जैसे यहां पे कोई प्रारंभिक बिंदु स्टूडेंट हम मान लेते हैं, और इससे 3 सदिश निकल रहे हैं। ये कोई प्रारंभिक बिंदु P है और इससे 3 सदिश निकल रहे हैं। ये A सदिश, ये B सदिश, और ये C सदिश। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं कि A सदिश, B सदिश और C सदिश, इनका जो उद्गम है यानी जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वो बिंदु P है तीनों का, बिल्कुल। तो इस स्थिति में A, B, C ये तीनों स आदिम कहलाएंगे, अर्थात वे सदिश लिख देते हैं, वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, स आदिम कहलाते हैं, स आदिम सदिश कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और यहां पे जो पीछे का था उसमें सैरिक वाला, उसमें आपको पता ही होना चाहिए यदि दो या दो से अधिक सदिश एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, देन सैरिक कहलाएंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन स्टार्ट उदाहरण से, बिल्कुल शुरू करते हैं। आज के एग्जाम्पल से हम लोग